नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट का, जो कि हमारा दूसरा यूनिट है। अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि यूनिट 2 में हमने अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट, जो कि प्रोसेसर का एक अहम मॉड्यूल होता है, हमने वो स्टार्ट करा था। तो ये जो ALU मॉड्यूल है ये बेसिकली एग्जीक्यूशन मॉड्यूल होता है प्रोसेसर के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें अरिथमेटिक सर्किट अलग होता है, लॉजिक सर्किट अलग होता है, शिफ्ट सर्किट अलग होता है। तो अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो मेरे पास एडर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मेरे पास अरे मल्टीप्लायर्स हैं, और अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो मेरे पास डिवीजन एल्गोरिथम्स हैं, डिवीजन हार्डवेयर्स हैं। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट से। तो कहने का मतलब सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस मेरा ALU करता है। वो ना कि सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, वो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस भी करता है, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एक्सऑर, और शिफ्टिंग ऑपरेशन भी करता है, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। इसके अलावा हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स किसे कहते हैं, क्योंकि जब मैं एक नंबर की बात करती हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूं, मैंने कई बार अपने वीडियो में ये चीज बताई भी है आप लोगों को कि एक नंबर साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है। एक नंबर फिक्स्ड पॉइंट नंबर भी हो सकता है, या एक नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। तो मेरे ALU के पास दोनों तरह के नंबर आ सकते हैं। साइंड फ्लोटिंग पॉइंट आ सकता है, अनसाइंड फिक्स्ड पॉइंट आ सकता है। तो अगर मैंने सिर्फ अपने सर्किट्स को इस बात की जानकारी प्राप्त की कि मैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स कैसे ऐड कर पा रही हूं, सब्ट्रैक्ट कर पा रही हूं, तो मेरी नॉलेज अधूरी है। मुझे पूरी नॉलेज पाने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक बनता है यूनिट 2 का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि IEEE ने कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, वो कैसे काम करते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम ये यूनिट खत्म कर देंगे। आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो नीचे गए दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज IEEE। IEEE एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स हैं। वो एसोसिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर है तो उसको इस फॉर्मेट में मैं रिप्रेजेंट करूंगी। वो फॉर्मेट कौन बना रहा है, वो फॉर्मेट बनाने वाला एक सोसाइटी है जिसको हम IEEE कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस में IEEE की बहुत अहम भूमिका है। वैसे ही उन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, जो कि बहुत बार एग्जाम में भी पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछते हैं। ये IEEE स्टैंडर्ड का नंबर है 754। हर स्टैंडर्ड एक नंबर से जाना जाता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो IEEE स्टैंडर्ड है उसको 754 IEEE स्टैंडर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड क्या है, और इससे भी पहले मुझे ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम किसे कहते हैं। तो देखिए, नंबर्स हमेशा दो तरह के होते हैं। आप जैसे बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक नंबर लिखा है 23। ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट नंबर है मतलब नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट, दी आर कॉल्ड एज फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स। जो कि अब तक हमने सारे जितने भी कैलकुलेशंस देखे हैं वो सारे फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे आपके फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स के थे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, दैट मीन्स नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स
कैसे रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए, उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ये IEEE ने ऑलरेडी बता दिया है। तो आज के टॉपिक में हम पहले समझते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से दो फॉर्मेट्स हैं जिनके तहत हमें इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करना है। आशा करती हूं कि आपको फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या मैम फिक्स्ड में जैसे प्लस और माइनस होता है, मतलब साइंड और अनसाइंड होता है, क्या फ्लोटिंग पॉइंट में भी होगा? बिल्कुल होगा। साइंड और अनसाइंड तो सबके साथ जाएंगे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दे आर नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे नंबर्स जब कंप्यूटर के ALU के पास आते हैं, जरूरी नहीं ना आपके पास हमेशा 23 + 23 आए, हो सकता है मेरे पास 23.45 - 14.02 आए, ऐसी कोई कैलकुलेशन आए मेरे ALU के पास। तो मेरा ALU कैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करेगा? तो इसीलिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अरिथमेटिक ऑपरेशन सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करती हूं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के 3 हिस्से होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखा है। सबसे पहले हम कहते हैं मैंटिसा, दूसरा हम कहते हैं बेस और तीसरा हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये तीनों हिस्से होते हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के पास। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मुझे दिया जाता है, जैसे कि आप देखिए मैंने यहां पर एक नंबर लिखा है 23.45, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। जैसे कि मैंने बोला, क्यों मैं बोल रही हूं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, क्योंकि इट्स अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। तो क्लियर हो गया है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो जाहिर सी बात है, एज पर दिस स्टैंडर्ड इसके 3 पार्ट्स होंगे। मतलब इस नंबर के पास मैंटिसा भी होगा, इस नंबर के पास बेस भी होगा, इस नंबर के पास एक्सपोनेंट भी होगा। तो हमें इसको जानना है कि ये नंबर कैसे लिखा जाता है। क्या हम इसको ऐसे ही लिखते हैं या कोई फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं? तो देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर ये फॉर्मेट लिखा है। जनरली जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो प्लस और माइनस मैंटिसा इंटू बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट लिखे जाते हैं। प्लस और माइनस में इसीलिए कर रही हूं क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, साइंड अनसाइंड इसके साथ भी चलता है। मैंटिसा होता है पूरा नंबर, जैसे कि यहां पर 23.45 पूरा नंबर में कितने आपके डिजिट्स हैं? 2 3 4 5, ये पूरा आपका मैंटिसा है। दैट इज कॉल्ड एज मैंटिसा। द नंबर्स इन द रिप्रेजेंटेशन आर ऑल कॉल्ड मैंटिसा। तो मैं यहां पर अगर इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूंगी तो मैं लिखूंगी प्लस और माइनस 2 3 4 5 जो कि है मेरा मैंटिसा, इनटू 10 मेरा बेस हो जाएगा, रेज टू द पावर कितने, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है मेरे पास? 2, तो 10 रेज टू द पावर -2। ये रिप्रेजेंटेशन है इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस और माइनस मैंटिसा इंटू बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट। यही मैंने यहां पर भी लिखा है। ये सब पे लागू होता है, जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उन सबको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। आप पूछ सकते हो कि मैम आपने बेस 10 क्यों लिखा? जनरली अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हमें मैथ्स का नॉलेज ये कहता है वी ऑलवेज टेक इट टू द बेस 10। तो हम हमेशा बेस 10 को कॉमन रखेंगे और ऊपर क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है मेरे पास? 2, सो दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर -2 इसका एक्सपोनेंट है। तो 23.45 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है प्लस और माइनस 2 3 4 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखते हैं कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स खुद भी लीजिए और उनको आप इस फॉर्मेट में डालने की कोशिश कीजिए, तब आपको ज्यादा बेहतरी से इसका रिप्रेजेंटेशन समझ आता है। आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि मैम ये रिप्रेजेंटेशन किसने दी?
मैं फिर से आपको बता रही हूं, ये IEEE का स्टैंडर्ड है, ये किसी ने दी नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, इसको हम फॉलो करते हैं, तो ये हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कैसे हम इस फॉर्मेट में इसको लिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास नंबर आता है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो अगर मुझे इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो मुझे ये समझने की जरूरत पड़ सकती है कि इसका मैंटिसा क्या है, इसका बेस क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो ऐसे में मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। मैंने मैंटिसा लिखा है, मैंने बेस लिखा है और मैंने एक्सपोनेंट लिखा है। तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है, ऑलरेडी वो इसी फॉर्मेट में है। तो मैं क्या करूंगी, मैंटिसा की जगह पर क्या लिखूंगी 9, बेस की जगह पर क्या लिखूंगी 10 और एक्सपोनेंट की जगह पर लिख दूंगी 8। ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये दिया हुआ नंबर ऑलरेडी प्लस और माइनस m इंटू बी रेज टू द पावर e फॉर्मेट में था। तो मुझे सिर्फ चीजों को उठाना था और उसको स्पेसिफिक कॉलम पे लगाना था। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में 110 इंटू 2 रेज टू द पावर 7 दिया है। अब ये भी इसी फॉर्मेट में है, तो इसका मैंटिसा क्या हुआ 110, इसका बेस क्या हुआ 2 और इसका एक्सपोनेंट क्या हुआ 7। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई नंबर आता है 4364.238। तो अब मुझे इस रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है, मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, दोबारा यहां पर ट्रेस करके बता रही हूं। पूरा नंबर मैंटिसा हो जाता है, तो 4364.238 पूरा मैंटिसा वाले कॉलम में रहेगा और बेस इसका रहेगा 10। और देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो -3। तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना पड़ा तो मैं कैसे लिखूंगी 4364.238 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये किसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, इस नंबर का। जब आपको एक नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आ जाता है तो इसका मतलब आप अब रेडी हैं टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखिए फिक्स्ड पॉइंट नंबर का एडिशन और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के एडिशन में बहुत अंतर होता है। मतलब मान लीजिए मैंने आपसे 2 + 3 बोला तो आप मुझे इमीडिएट आंसर दे दोगे मैम आंसर है 5। अगर मैंने बोला 2.1 + 3.2 है तो आप थोड़ा समय लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल फिक्स्ड पॉइंट नंबर नहीं है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो चुका है अब। तो जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो जाते हैं तो मेरे पास वहां पर रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंट्स इक्वल है, एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं है, मुझे सबकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं ऑपरेशन कर पाऊंगी। तो इसीलिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमें कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात करते हैं उसके पास जो ALU है उसको दोनों तरह के नंबर मिल सकते हैं। उसको फिक्स्ड पॉइंट नंबर भी मिल सकता है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी मिल सकता है। कोई भी नंबर मिले, it should have the capability to perform the floating point operation. For that, it is must that there has to be a format in which it thinks कि ये मैंटिसा वाला पोर्शन है, ये बेस वाला पोर्शन है, ये एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है। जब तक एक फॉर्मेट हम फिक्स नहीं करेंगे तो एरिथमेटिक सर्किट के अंदर भी उसको ढूंढना पड़ेगा कि मैंटिसा कौन सा है, बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सर्किट को चीजें डीकोड करने में प्रॉब्लम हो गई, आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूं कि आपको फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता चल चुका होगा। फ्लोटिंग पॉइंट में कितने पार्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये पता चल चुका होगा, और कुछ एग्जाम्पल्स अगर दिए जाएं तो उसको इस फॉर्मेट में आप कैसे लिखते हो आपको इसका भी अंदाजा हो चुका होगा। अब आइए, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड की तरफ जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं यहाँ पर फिक्स्ड 2 फॉर्मेट्स बता रही हूं आपको। ये तो हो गया नंबर को लिखना, प्लस और माइनस m इंटू बेस
टू द रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, ये तो जनरल फॉर्मेट है, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब बात ये आती है, कई बार आपके जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो 32 बिट्स के भी हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ बिट्स 64 बिट्स के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो अगर आपका 32 बिट के हिसाब से आपका डेटा है तो आप सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट में आते हो। तो सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट कहता है कि मैंडसा के लिए आप 23 बिट्स यूज करो, लेकिन उसके बाद मैंडसा से 23 बिट्स तक ही रहेगा, उसके बाद आप एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट यूज करोगे और 1 बिट आप रखोगे साइन के लिए। ये सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट है। सिंगल प्रिसिशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो नंबर है वो 32 बिट का है, मतलब आपका जो डेटा है वो 32 बिट का है, आप जो भी डेसिमल नंबर मशीन को देते हो इंटरनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। इफ इट इज ऑफ 32 बिट फॉर्मेट then you have to follow a single precision format for floating point number। ये क्यों रखा गया है? वो इसीलिए है क्योंकि आप मान लीजिए जैसे कि ये नंबर था 4364238, मान लीजिए और एक बड़ा नंबर है, मैं मैंडसा का भी एक लेंथ दूंगी ना कि इतना लेंथ तक ही आप मैंडसा को कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंडसा का लेंथ इन्फानाइट है, देयर हैज टू बी अ कैप। तो अगर आप सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट में यूज कर रहे हो तो 23 बिट आप मैंडसा के लिए यूज कर सकते हो, आप 8 बिट एक्सपोनेंट के लिए यूज कर सकते हो। बेस तो हमेशा 10 रहता है, मैंने आपको बताया था, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई हुआ है तो वो बात अलग है, लेकिन बेस हमेशा 10 रहता है, इसीलिए हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपोनेंट और मैंडसा की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपका हो गया साइन बिट, जो कि होता है प्लस और माइनस, क्योंकि अगर प्लस है तो 0 रहेगा, माइनस है तो 1 रहेगा, तो वो भी 1 बिट ऑक्यूपाई करता है। तो आपका एक्सपोनेंट 8 बिट ऑक्यूपाई करेगा, मतलब इससे ऊपर आपका एक्सपोनेंट जा नहीं सकता। मैं कितने 10 रेज टू द पावर हाउ मच आई कैन गिव, आई कांट गिव इनफाइनाइट, राइट? I hope you are understanding what I am saying. You can't give 10 raised to the power minus 20. Is it in single precision, fitting in the single precision format? If it fits, then the exponent limit is only 8 bits. That's it. और what is the Mantissa limit? 23 bit. अगर इसके ऊपर चीजें जा रही हैं तो आपके पास और एक फॉर्मेट है, वो सिंगल प्रिसिशन नहीं है, वो डबल प्रिसिशन फॉर्मेट है। आपको फिर डबल प्रिसिशन फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें मैंटिसा के लिए साइज बड़ी कर दी है, 52 बिट्स कर दिए हैं, और आपके एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हो गए टोटल 63 और 1 बिट दे दिया है आपके साइन के लिए। मतलब जब आपके पास डाटा या नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब आपका सीक्वेंस बहुत बड़ा है फ्लोटिंग पॉइंट का, तो आप डबल प्रिसिशन फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जिसमें आप मैंटिसा के लिए 52 बिट्स यूज कर सकते हो, 11 बिट्स आप एक्सपोनेंट के लिए यूज कर सकते हो और 1 बिट आप साइन के लिए यूज कर सकते हो। तो आपका स्पेस ज्यादा हो गया डबल प्रिसिशन फॉर्मेट में। सारे फॉर्मेट्स लिखे इसी चीज में जाएंगे, प्लस और माइनस m इंटू बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर मैंटिसा का साइज फिक्स कर रहा है प्रिसिशन का मतलब, अगर सिंगल प्रिसिशन है तो ये 23 बिट ही रहेंगे और एक्सपोनेंट 8 बिट तक ही रहेंगे। अगर डबल प्रिसिशन है तो मैंटिसा का साइज 52 बिट्स का हो गया है और एक्सपोनेंट का साइज 11 बिट्स का हो गया है। तो ऐसे हम IEEE स्टैंडर्ड 754 को फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम double precision format is very useful to represent floating point numbers very efficiently। देखिए, जब तक आप फ्लोटिंग पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे आप उसके ऑपरेशंस कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए इसको ऑपरेशन से पहले पढ़ाया जाता है। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम किसने ये फॉर्मेट बनाया। मैं आपको दोबारा बता रही हूं, ये IEEE का 754 का स्टैंडर्ड है और इसको एज इट इज हमें पढ़ना है। हम इसके अलावा 2 और चीजें समझते हैं यहाँ पर, सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन। इट इज ओनली टू लिमिट द साइज ऑफ मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हम फ्लोटिंग पॉइंट को हमेशा 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, मैंटिसा, बेस और एक्सपोनेंट। अगर बेस नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज टेक टू द बेस 10। तो
हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि मैं बोल रही हूं, हम जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हम हमेशा सिर्फ सिंपल नंबर्स पे कभी काम नहीं करते। वी ऑलवेज वर्क विथ कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशंस। तो जब कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशंस की बात आती है तब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जरूर आते हैं। तो इसीलिए मेरे एएलयू के पास उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करे और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन भी करे। और हर सिस्टम का प्रोसेसर IEEE का यही स्टैंडर्ड फॉलो करता है, विच इज 754। आशा करती हूं कि आपको IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन समझ आ चुका होगा। आपको ये वीडियो के बाद मेरा जो अगला वीडियो है जिसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन समझा रही हूं, वो जरूर देखिए। वो इससे ही मिलता जुलता टॉपिक है। पहले रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद हम यूनिट 2 को खत्म कर देंगे। मतलब मेरा ALU का पूरा मॉड्यूल अब ओवर हो चुका है। अब उसके बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि है कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर का, हम वो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, जिसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको समझाने वाली हूँ। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।